हेलो फ्रेंड्स। तो रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी सारे टैक्स पेयर यानी कि जो टेनेंट है जिनके द्वारा प्रॉपर्टी रेंट पे ली जाती है उनको नोटिस और मैसेज जो है वो सेंड किए गए हैं। तो अब ये नोटिस जो है वो किस लिए भेजे गए हैं, तो होता क्या है कि जब भी किसी टेनेंट के द्वारा अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि लैंडलॉर्ड से रेंट पे ली जाती है और जब उसके द्वारा रेंट का पेमेंट किया जाता है तो वो रेंट की अमाउंट एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पे टेनेंट की लायबिलिटी होती है कि उसको टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही लैंडलॉर्ड को रेंट का पेमेंट करना है। तो अब कई सारे टेनेंट क्या होता है कि रेंट का पेमेंट तो लैंडलॉर्ड को कर देते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो इनकम टैक्स के प्रोविजन या फिर जो टीडीएस के प्रोविजन होते हैं वो उनका कंप्लाइंस करना भूल जाते हैं। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिस जो है वो टेनेंट को सेंड किए गए हैं। तो अब यदि आपके द्वारा भी कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है या रेंट पे ली जाती है, तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी सारे टैक्स पेयर है जिनको एक मैसेज है जो कि सेंड किया गया है। तो इस मैसेज में क्या मेंशन किया गया है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट यू हैव क्लेम्ड एन एग्जेम्पशन फॉर एचआरए अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A ऑफ ₹5,75,000 and 5,14,800 in your ITR for assessment year 23 choice and assessment year 24-25 respectively. However, no TDS has been deducted on the rent paid. It is requested that the claim may be verified and any mistake, if found, may be rectified by filing the updated ITR by 31st March 2025. तो अब इस मैसेज के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स पेयर को ये बताया गया है कि यदि टैक्स पेयर के द्वारा अपनी असेसमेंट ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 की जो ITR फाइल की गई है और उसमें उनके द्वारा जो HRA की डिडक्शन क्लेम की गई है 5,75,000 रुपये की और 5,14,800 रुपये की, तो ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे HRA की जो कैलकुलेशन की जाती है वो आपके फॉर्मूला बेसिस पे की जाती है और उसमें से जो अमाउंट आपकी कम होती है उसको डिडक्शन के पर्पज़ से कंसिडर किया जाता है। तो अब यहाँ पे आपके द्वारा असेसमेंट ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 में जो डिडक्शन क्लेम की गई है उसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो यानी कि आपके द्वारा जो एक्चुअल में रेंट पे किया गया है वो इससे भी ज़्यादा अमाउंट का होगा। तो इसलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा ये मैसेज सेंड किया गया है कि यदि मान लो आपके द्वारा असेसमेंट ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 में अगर आपने गलती से रॉन्ग HRA क्लेम कर लिया है, यानी कि आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए ज़्यादा HRA की अमाउंट क्लेम कर ली है, तो उस केस में आपके पास मौका है कि आप 31 मार्च 2025 तक अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं एडिशनल टैक्स के साथ में। और साथ ही यहाँ पे टेनेंट के द्वारा जो लैंडलॉर्ड को रेंट का पेमेंट किया गया है वो रेंट की अमाउंट भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, फिर भी टेनेंट के द्वारा TDS के प्रोविज़न का कंप्लाइंस नहीं किया गया है, तो इसलिए डिपार्टमेंट के द्वारा ये मैसेज जो है वो टैक्स पेयर को सेंड किया गया है। तो अब यदि आप भी एक टेनेंट है तो उस केस में यदि आप पे भी TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज होती है तो आपको कौन कौन से पॉइंट है जो कि स्पेशली ध्यान रखने हैं। कंप्लाइंसेज ऑफ TDS प्रोविज़न अंडर सेक्शन 194 IB। तो अब आपके सेक्शन 194 IB की जो प्रोविज़न है वो किस केस में एप्लीकेबल होते हैं, तो यदि मान लो कोई भी इंडिविजुअल या HUF है जिस पर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं और उसके द्वारा किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल से अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे ली जाती है तो उस केस में आपके सेक्शन 194 IB के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं। अब यहाँ पे जो टेनेंट है उसको TDS कब डिडक्ट करना है, तो अब यदि मान लो टेनेंट के द्वारा जो लैंडलॉर्ड को रेंट का पेमेंट किया जाता है तो उस रेंट की अमाउंट अगर पर मंथ 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में वो अमाउंट 6 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में टेनेंट की लायबिलिटी होती है कि जब उसके द्वारा रेंट का पेमेंट किया जाता है लैंडलॉर्ड को तो 2% से TDS डिडक्ट करने के बाद ही लैंडलॉर्ड को रेंट का पेमेंट किया जाए। नेक्स्ट है टेनेंट के द्वारा जो ये TDS है वो कब डिडक्ट किया जाएगा, तो यदि मान लो टेनेंट के द्वारा जो ये प्रॉपर्टी है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए यदि रेंट पे ली जाती है तो उस केस में मार्च मंथ में TDS डिडक्ट करना है, लेकिन यदि मान लो टेनेंट के द्वारा कुछ समय के लिए अगर प्रॉपर्टी रेंट पे ली जाती है तो जिस लास्ट मंथ में उसके द्वारा वो प्रॉपर्टी वेकेट की जाती है उस महीने में TDS डिडक्ट करना है। नेक्स्ट है अब यदि टेनेंट के द्वारा जो TDS डिडक्ट किया जाता है लैंडलॉर्ड का तो उस केस में टेनेंट जो है उसको टैन नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि वो जो लैंडलॉर्ड है उसके पैन नंबर के बेसिस पे भी TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा सकता है। साथ ही टेनेंट के द्वारा जब TDS डिडक्ट किया जाता है तो उस केस में वो लैंडलॉर्ड से उसके पैन नंबर जरूर ले ले, क्योंकि यदि मान लो लैंडलॉर्ड जो है वो अपना पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता है या फिर मान लो जो लैंडलॉर्ड का पैन है वो आधार से लिंक नहीं है तो उस केस में यहाँ पे जो टेनेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको लैंडलॉर्ड का हायर रेट से TDS डिडक्ट करना है जो है 20%। नेक्स्ट है यदि टेनेंट के द्वारा जो प्रॉपर्टी रेंट पे ली जाती है वो किसी NRI
से ली जाती है तो उस केस में जो TDS डिडक्ट किया जाएगा वो 30% से किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे NRI को जो रेंट का पेमेंट किया जाता है तो उस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट कंसिडर नहीं की जाती है। नेक्स्ट है टेनेंट के द्वारा ये TDS जो है वो कब डिडक्ट किया जाएगा, तो जब टेनेंट के द्वारा लैंडलॉर्ड के अकाउंट में रेंट की अमाउंट क्रेडिट की जाती है या एक्चुअल में जब रेंट का पेमेंट किया जाता है, दोनों में से जो भी डेट पहले है उस टाइम लैंडलॉर्ड का TDS जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है अब यहाँ पे टेनेंट के द्वारा जो TDS डिडक्ट किया जाता है तो जिस महीने में TDS डिडक्ट किया जाता है उसके अगले 30 दिन में उसको ये TDS की जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करानी है। साथ ही टेनेंट के द्वारा जो लैंडलॉर्ड का TDS डिडक्ट किया जाता है तो इसके संबंध में टेनेंट के द्वारा एक TDS सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है लैंडलॉर्ड को फॉर्म 16C के फॉर्म में। तो ये सारे TDS से रिलेटेड कंप्लाइंसेज है जो कि एक टेनेंट पे एप्लीकेबल होते हैं। तो अब आपके सेक्शन 194 IB में रेंट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर राम है जो कि एक टेनेंट है और मिस्टर श्याम जो है वो लैंडलॉर्ड है। अब मिस्टर राम है उसके द्वारा एक बिल्डिंग रेंट पे ली जाती है मिस्टर श्याम से। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा मिस्टर श्याम को जो रेंट का पेमेंट किया जाता है पर मंथ वो है 70,000 रुपये। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा जो रेंट का पेमेंट किया जा रहा है वो 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मिस्टर राम की लायबिलिटी होती है कि जब उसके द्वारा मिस्टर श्याम को रेंट का पेमेंट किया जाएगा तो उस केस में 2% से TDS डिडक्ट करने के बाद ही उसको मिस्टर श्याम को पेमेंट करना है। तो इस तरीके से मिस्टर राम के द्वारा क्या किया जाएगा कि हर महीने जब उसके द्वारा 70,000 रुपये का रेंट का पेमेंट जब मिस्टर श्याम को किया जाएगा तो उस 70,000 रुपये की अमाउंट पे 2% से TDS यानी कि 1,400 रुपये का TDS डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग 68,600 रुपये की अमाउंट जो है वो मिस्टर श्याम को पे करनी है और 1,400 रुपये का जो TDS डिडक्ट किया गया है ये TDS उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। लेकिन यदि मान लो मिस्टर राम के द्वारा ये प्रॉपर्टी जो है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए मिस्टर श्याम से ले रखी है तो उस केस में मिस्टर राम के द्वारा जो ईयरली रेंट का पेमेंट किया जाता है वो है 8,40,000 रुपये। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले जब मार्च के मंथ में रेंट का पेमेंट किया जाएगा तो 8,40,000 रुपये की रेंट पे 16,800 रुपये का TDS डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट 8,23,200 रुपये की उसे मिस्टर श्याम को पेमेंट करनी है। तो इस तरीके से आपकी रेंटल इनकम पे TDS की कैलकुलेशन की जाती है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंसेस। अब मान लो यदि किसी टेनेंट पे TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है क्योंकि रेंट की अमाउंट एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है लेकिन फिर भी टेनेंट के द्वारा यदि TDS डिडक्ट नहीं किया जाता है या टाइमली गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया जाता है तो उस केस में उस पर पेनल्टी भी इम्पोज की जाती है। तो अब यदि मान लो उसके द्वारा टैक्स का ही डिडक्शन नहीं किया जाता है तो जो पेनल्टी इम्पोज की जाएगी वो इक्वलेंट टू दी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड यानी कि जितना टैक्स उसके द्वारा डिडक्ट किया जाना था उसके बराबर की पेनल्टी उस पर इम्पोज की जाएगी। नेक्स्ट है टैक्स डिपॉजिटेड टू दी गवर्नमेंट इज डिले। तो अब यदि मान लो टेनेंट के द्वारा जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है वो लेट किया जाता है तो उस केस में उसके द्वारा जितना लेट डिडक्ट किया जाता है तो उस केस में उसको 1% पर मंथ से इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है। लेकिन यदि TDS डिडक्ट करने के बाद यदि उसको टाइमली गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया जाता है तो जितना लेट गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया जाता है तो उस केस में 1.5% पर मंथ से इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना होगा उस टैक्स अमाउंट पे। एंड लास्ट है यदि मान लो टेनेंट के द्वारा जिस महीने में TDS डिडक्ट किया जाता है उसके 30 दिन के अंदर यदि उसके द्वारा फॉर्म 26QC फाइल नहीं किया जाता है तो उस केस में उसको 200 रुपये पर डे की लेट फीस का भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।